हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो आज का क्वेश्चंस रहेंगे वो बड़े शानदार क्वेश्चंस रहेंगे और सीटेट पेपर 2 साइंस का सेशन रहेगा। चलिए, जो मेरा दोस्त अभी इस चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चंस और ज़्यादा ही रहेंगे आज और दिन से। चलिए क्वेश्चन देखिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज का जो सेशन है उसमें हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलेंगे। ठीक है जी, एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, पेपर बहुत नजीक है आपका। ठीक है जी, 5 से 7 दिन आपके रह चुके हैं। चलिए पहला देखिए, एनोमीटर जो होता है इसका काम है वायु वेग। ठीक है जी। सुस्मोग्राफ इसका कार्य होता है भूकंप मापना। और आगे आता है बैरोग्राफ, जहाज के चाल की मापन। और एक होता है हाइग्रोमीटर, आर्द्रता। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता है। जल्दी से बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। देखिए, एनोमीटर वायु का वेग मापता है, बिल्कुल सही है। और जो आपका भूकंप को मापता है वो सुस्मोग्राफ होता है, परंतु बैरोग्राफ जो होता है दोस्तों, ये बात गलत है। ये मापता है भाई साहब आपका वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब। इसको मापने का काम करेगा वायुमंडलीय दाब जो होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का जो काम करता है वो कम होता है बैरोग्राफ होता है। हाइग्रोजोमीटर होता है, ये आर्द्रता को मापने का काम करेगा, ह्यूमिडिटी को मापने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, किससे भाई साहब? फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, अवसादन से, आसवन से, या ऊर्ध्वपातन से। जल्दी से बताइए भाई साहब। फिल्ट्रेशन आपका क्या होगा? अवसादन, आसवन या ऊर्ध्वपातन। जल्दी से मेरे दोस्तों कमेंट करके आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। जल्दी से वेट करते हैं हम आपके आंसर का, जल्दी से बताइए। ठीक है जी। तो दोस्तों देखिए, आयोडीन से पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करना है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, इनको अलग कर सकते हो। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्वचा पर बाल, जो त्वचा पर हेयर्स होते हैं, इनके बारे में कह रहा है। भाई मूलतः अधिचर्म होते हैं और मृत्यु कोशिकाओं से बने होते हैं, मतलब मृत कोशिका से बने होते हैं। अगली बात कह रहा है मूलतः अधिचर्म। ये अधिचर्म को ना एपिडर्मिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस कहा जाता है। और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। थर्ड में कह रहा है कि मूलतः चर्म, चर्म को बोलते हैं, चर्म जो होता है आपका ये होता है, ये एपिडर्मिस है और ये होता है दोस्तों डर्मिस। ठीक है जी। ये आउटर लेयर है स्किन की, आउटर लेयर है। और ये दोस्तों इनर लेयर है ना, इनर लेयर है, ये दूसरी परत है आपकी, हम कह सकते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है जी। और फोर्थ है मूलतः चर्मी होते हैं या जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। जल्दी से आंसर बताइए भाई साहब। बच्चे स्क्रीनशॉट भी लेते रहें और पेपर में जाने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करें भाई। ठीक है जी, जल्दी करिए मेरे दोस्तों, जल्दी से फटाफट से। चलिए, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ये इसका आंसर होगा कौन सा? थर्ड। कौन सा होगा दोस्तों? थर्ड आंसर होगा, क्योंकि ये मूलतः चर्मी होते हैं। इसका मतलब जो सेकंड लेयर होती है ना, वहां से त्वचा में क्या होते हैं? बाल उगते हैं। ठीक है, उगने का जो काम होगा वो इनर जो एयर लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं डर्मिस, उससे निकलते हैं। और ये कैसे होते हैं? मृत कोशिकाओं से, डेड सेल से बने होते हैं। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हम कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ऐसे कौन से संरचनाओं हैं, ऐसे कौन से युग्म हैं जो पादप मतलब प्लांट की सेल और जंतु कोशिका मतलब कि एनिमल सेल में पाए जाते हैं? कौन कौन सा चीज पाया जाएगा, जल्दी से बताइए। कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस। ठीक है, सेल वॉल या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या केंद्रक जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, या अंतःप्रद्रव्य जालिका और कोशिका कला, या फिर कोशिका कला और कोशिका भित्ति। जल्दी से बताइए। मतलब कि ऐसी चीजें जो पादप में पाई जाती है और जंतु की कोशिका में पाई जाती है। पादप की सेल और जंतु की सेल, मतलब कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाएगी। तो ध्यान रखना भाई साहब, आपको पता है जो कोशिका भित्ति होती है जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। जहां जहां कोशिका भित्ति है उसको काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कोशिका भित्ति, ये भी कट गया। ठीक है जी। और क्लोरोप्लास्ट है, ये पादप में पाया ही नहीं जाएगा, ये भी कट गया। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा? थर्ड आंसर होगा। ठीक है जी बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है। बहुत से बच्चे कहेंगे सर जी ये सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में कुछ और पूछा जाता है। ऐसा ना सोचें, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप आंसर भी देकर बताते हैं इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर गेंद गिराता है, मतलब ऐसे फेंकता है।
ठीक है जी। और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति द्वारा देखे जाने पर गेंद का पथ कैसा होगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति है, वेग से गाड़ी जा रही है और उसने एक क्या फेंकी, बॉल फेंकी है, और उसके बाद कह रहा है कि जो उस बॉल को देख रहा है, ठीक है, तो जो देख रहा है उस गेंद का पथ जो होगा वो उसको कैसा दिखेगा। भाई कैसे दिखेगा, परवलय दिखेगा, रिजु रेखा में स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, फिर सर्कल में दिखेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कैसे बनेगा जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, क्योंकि ध्यान रखना उसे फेंकेगा तो इस परवलय आकार का बनता है, इसका मतलब कह सकते हैं पैराबोला। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों कैसा होगा, परवलय पैराबोला। ठीक है जी। तो जो बॉल फेंकी या गेंद फेंकी है वो कैसे दिखाई देगी, उसको इस प्रकार से जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि, भाई साहब मान के चलो पेट्रोल से आग लगी है और आप पानी से बुझाने लगते हो, तो वो क्यों प्रभावी नहीं है, ऐसा क्यों कारण है, क्या कारण है। ठीक है, पता होगा डेंसिटी का फर्क होता है सर जी। देखिए ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल से ठंडा नहीं कर पाता है ना। ज्वाला इतनी गर्म है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि भाई पानी से जो आग को बुझाया जा सकता है, नहीं बुझाया जा सकता, पेट्रोल जो आग लगी है। चलिए अगला देखिए, जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। चलिए अगला पढ़िए, थर्ड, जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। और फोर्थ है, जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय। भाई साहब आपको पता है डेंसिटी का फर्क होता है, तो जल और पानी एक दूसरे में क्या होगा, मिश्रणीय तो होगा नहीं। अच्छा ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे कहते हैं जी इसका आंसर ये होगा, आपको चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और उसके बाद आंसर लगाना है। ऐसा लगता है आपको सर जी बहुत आसान है, परंतु ध्यान रखना चार ऑप्शन सेम टू सेम लगते हैं सारे। ठीक है, वो आपको देखना है जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आपके लिए होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया, कहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है भाई साहब, कोई एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तब तो हम रासायनिक अभिक्रिया कहते, तो ये भी नहीं है भाई। तो ध्यान रखना, ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल से ठंडा नहीं कर पाता है, बिल्कुल ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो दोस्तों होता है वो कौन सा होता है, सेकंड आंसर होता है। इसका मतलब कहना चाह रहा है जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय, एक दूसरे में डिजोल्व या में मिलते घुलते नहीं है, और पेट्रोल ऊपरी परत बना देता है, मतलब पानी के ऊपर पेट्रोल आ जाता है, और जो पेट्रोल ऊपर आ जाएगा तो आग ऊपर जलती रहती है। आपने खेल करने वाले भी देखे होंगे जो वो क्या करते हैं, पानी के अंदर क्या करते हैं, पेट्रोल फेंक देते और उस पर आग लगा देते, तो बहुत समय तक जब तक उस पर पेट्रोल रहेगा तब तक आग चलती रहेगी, उसके बाद बुझ जाएगी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, मतलब कि इनमें से गुर्दे का एक सामान्य कार्य नहीं है। देखो आपको सारे ऑप्शन सेम लगेंगे, बिल्कुल पढ़िए। देखिए, रक्त में शर्करा है ना, शर्करा जो होता है ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना। उसके बाद सेकंड है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना। थर्ड है यूरिया को छानकर बाहर निकालना, या फिर कई हार्मोनों को का निकालना करना। ठीक है, हार्मोन का रिलीज करना। जल्दी से बताइए, बहुत आसान सा भी लग रहा होगा आपको। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये क्या करता है, यूरिया को छानकर बाहर निकालेगा, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करेगा, या फिर रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। तो ध्यान रखना, जो किडनी होती है, गुर्दे को क्या बोलते हैं दोस्तों, किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी जो होती है, तो ध्यान रखना उसका काम क्या होगा, यूरिया को छानकर बाहर निकालने का जो काम करता है दोस्तों, वो कौन करता है, आपकी किडनी करती है। जल्दी से आप बता दीजिए वेट कितना होता है किडनी का, फटाक से कमेंट में बता दीजिए मुझे कितना वेट होता है दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना। भाई साहब बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के पास भेजते रहें। भाई साहब बहुत कम समय है, आपके साथ साथ आपका दोस्त या फ्रेंड भी आपका क्या कर सकता है, लाभ उठा सकता है। देखिए सुमेलित करना है, मिलान करना है, इनमें किसका किसके साथ रिलेशन है। देखिए बताइए जल्दी से फटाफट से, वोल्ट का किसके साथ रिलेशन आएगा, कैलोरी का किसके साथ, जूल का किसके साथ, एम्पियर किसके साथ, वाट का। क्योंकि इस तरफ तो कुछ क्वांटिटीज लिखी हुई हैं और इस तरफ आपके एसआई यूनिट लिखी हुई है उनकी। तो जल्दी से बता दीजिए किसका होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, इजी टू इजी चलना होता है। ठीक है, दो चार चीज जिसका पता है ना, पहले उसका मिलान कर लो, बाकी क्या क्या तो बच जाएगा, उसके बाद मिलान हो जाता है। देखिए एम्पियर आपको पता है सर जी, एम्पियर जो होता है वो किसका होता है, आप पता है सर जी, एम्पियर किसका होता है, धारा का। किसका होता है, धारा का। ठीक है, करंट का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अच्छा जूल जो होता है, जूल ये किसका होता है भाई साहब, जूल जो होता है ये किसका होता है, वर्क का होता है सर जी। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आपसे कहने लगे जो आपका क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट किसका होता है सर जी, विभवांतर का होता है। ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा जी, उसके बाद वाट आता है, वाट, और वाट किसका होता है भाई साहब, जल्दी से बताइए, वाट किसका होगा, वाट होता है सर जी शक्ति का, और सर जी कैलोरी किसका होता है, ऊष्मा का। ठीक है जी, ध्यान रखें, ऐसे मिलान कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये पीछे लगा लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ध्यान रखना, ये एसआई यूनिट्स होती हैं, ये इधर एसआई यूनिट्स लिखी हुई है इनकी। ठीक है, यूनिट्स होती हैं, इनको मेजर किया जाता है इनमें। ठीक है, और ध्यान रखना ये क्या होती है, आपकी क्वांटिटीज है। ठीक है दोस्तों, क्वांटिटीज या फिर राशियां हैं। ठीक है, चलिए
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन ज्यादा हैं, समय लगेगा, इसी वजह से हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। और जिसको समझ में आया वो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, 2 बार देख ले, हो जाएगा समझ। देखिए दूध किस विलियन के अंदर आता है, मतलब कि विलियन को मतलब कहते हैं सॉल्यूशन। भाई साहब इसके ऊपर आपको टॉपिक पूरा समझाना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन होता है कोलाइडी सॉल्यूशन है, ध्यान रखना कोलाइडी सॉल्यूशन के भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, आपको पता है सॉल्यूट की मात्रा जो होती है वो कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में मिलेगा तो सॉल्यूशन बनता है दोस्तों, ध्यान रखना। और सॉल्यूशन भी कई प्रकार का होता है, होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलाइडी सॉल्यूशन होता है, सस्पेंडेड सॉल्यूशन होता है। तो ध्यान रखना दूध जो विलियन होता है ये पायस सॉल्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इमल्सन बोलते हैं, और सॉलिड सॉल्ट हाउस बिल्कुल नहीं कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, पायस। दूध किस प्रकार का विलियन है आपका, कैसा है, ठीक है, इमल्सन है, पायस। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं दोस्तों, वेरी गुड, शानदार। ऐसे आंसर देते रहिए भाई साहब, ठीक है। जो मेरा दोस्त जिसको लगता है आसान क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो मेरा दोस्त नया है उसको ये चीजें याद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, माइका अपभ्रंक, जो आपका अपभ्रक अपभ्रक बोलते थे इसको, अपभ्रक जो होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, क्या काम करेगा। अपभ्रक ऊष्मा मतलब कि जो आपकी हीट होती है दोस्तों, है ना, हीट, हीट तथा विद्युत मतलब कि करंट का, दोनों का कुचालक है। ठीक है जी, अगला ऑप्शन पढ़िए, ऊष्मा का चालक है तथा विद्युत का कुचालक है। ठीक है, अगला देखिए, और ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक होता है, इसका मतलब कंडक्टर होता है। कुचालक का मतलब इंसुलेटर और चालक का मतलब कंडक्टर होता है। ऊष्मा मतलब कि जो आपकी हीट होती है, हीट का कुचालक है, और विद्युत का सुचालक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं हीट का इंसुलेटर है और करंट का क्या है जी, कंडक्टर है। तो ध्यान रखना अपभ्रक होता क्या है, ध्यान रखना, जो आपकी प्रेस होती है दोस्तों, प्रेस के बीच में ऐसे सीट्स होती हैं, उस सीट्स के बीच में एक माइका लगा होता है। क्या लगा होता है, माइका लगा होता है। और ध्यान रखना माइका जो होता है ये दोस्तों हीट का तो है, हीट का तो कंडक्टर है, हीट का कंडक्टर है। इसका मतलब हीट इससे गुजर सकती है तभी प्रेस गर्म होती है। ठीक है, और ध्यान रखना ऐसे प्रेस में करंट नहीं आता वो अलग बात है, कोई फॉल्ट हो जाए तो अलग चीजें हैं, परंतु ध्यान रखना अजी प्रेस में क्या होता है, करंट नहीं आता है। तो ध्यान रखना हीट का तो किसका है, हीट का तो कंडक्टर है, परंतु ध्यान रखें ये किसका, ये करंट का क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का क्या होता है, इंसुलेटर होता है, मतलब कि कुचालक होता है। देख लीजिए इसमें से जो मिल रहा है आपको, माइका आपको समझ में आया होगा। तो ऊष्मा का चालक है, विद्युत का कुचालक है, इसका आंसर जो होगा सेकंड होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा, सेकंड आंसर होगा। ठीक है जी, ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे भाई साहब। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कथन पढ़िए भाई साहब, बिल्कुल कथन आते हैं आपके पेपर में। कथन देखिए, फर्स्ट है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल छोटी आंत में होता है। चलिए भाई साहब ये सभी कह रहा है तो थोड़ा कोई फॉल्ट भी हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए। हमारे आहार में मतलब जो हमारा भोजन होता है, सभी जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का पाचन केवल छोटी आंत में होता है, केवल कह रहा है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आर जो है, कारण आर में देखिए, अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ा जाता है। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं भाई साहब, जो पेनक्रियाज होता है इसको बोलते हैं बेटा पेनक्रियाज, है ना। पेनक्रियाज से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम, मतलब प्रोटीन का पाचन जो करेंगे तो एंजाइम जो छोड़े जाते हैं वो पेनक्रियाज अग्नाशय से छोड़े जाते हैं, छोटी आंत के अंदर छोड़े जाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ध्यान रखना, जो होल डाइजेशन जो पूरा पाचन होता है, संपूर्ण पाचन जो होता है भोजन का, वो किसमें होता है, संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। संपूर्ण पाचन किसमें, छोटी आंत में होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें विशेष तौर पर। अब देखिए इसमें बताइए, कथन जो आपका ए और आर दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। आर जो है ये वाला, इसकी ए का सही स्पष्टीकरण करता है। आगे कह रहा है सेकंड, ए गलत है परंतु आर सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। उसके बाद कह रहा है ए और आर दोनों सही है, मतलब ए भी सही है आर भी सही है, और आर जो आर वाला है ये ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। जो आर है ना ये ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। और भाई बात कह रहा है अगला, ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर होगा क्या दोस्तों, जल्दी से मेरे दोस्तों फटाक से बताइए जल्दी से। जल्दी से भाई दोस्तों क्या होगा आंसर, चलिए हम बता देते हैं दोस्तों। यहाँ ये कह रहा है ना, जो ये बात कह रहा है हमारे आहार में भोजन में सभी प्रोटीन का पाचन केवल छोटी आंत में, ये बात गलत कह रहा है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन मेरे दोस्तों अमाशय मतलब कि स्टोमक से शुरू हो जाता है। प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना वहीं से शुरू हो गया था, परंतु ये कह रहा है कि सभी प्रोटीनों का, सभी को नहीं होता भाई साहब, कुछ का होता है हम मानते हैं, परंतु ये बात तो गलत सिद्ध होती है। परंतु ये कह रहा है अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ा जाता है, ये बात सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए गलत है परंतु आर सही है, इसका आंसर जो होगा सेकंड होगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, मतलब कि मकान की छत से ऊपर खड़ा हो गया और भूमि की ओर मतलब ऐसे छोड़ा है, एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, मतलब कि उसकी एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी, इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अधिक कब होगी दोस्तों, बताइए। काइनेटिक एनर्जी क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी होगी कब अधिक होगी, मतलब कि ऑप्शन ए है, पत्थर की आधी दूरी तय करने के बाद, मतलब आधी दूरी में आ गया पत्थर, उसके बाद भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, मतलब कि भूमि पर पहुंचा उससे पहले, है ना। उसके बाद कह रहा है भूमि पर पहुंचने के बाद, मतलब कि उस पर गिर जाए, ठीक है, उसके बाद तब तो होगी क्या, उसके बाद उसके गिरने के तुरंत बाद, मतलब उसके गिरने के तुरंत बाद, जल्दी से बताइए। देखिए गतिज ऊर्जा जो होती है, ध्यान रखना, क्योंकि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी इतनी रफ्तार से पृथ्वी अपनी तरफ हर चीज वस्तु को खींचती है, ध्यान रखना। परंतु अब कहना चाह रहा है कि भाई साहब मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर फेंका जाता है, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा कब होगी, अधिकतम जब होगी भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, क्योंकि आपको पता है, आप समझिए समझिए एक चुम्बक है, चुम्बक के पास से कोई ऑब्जेक्ट लेकर जा रहे हो, जितनी दूर लेके जाओगे उतना उसकी क्या होगा, उसका जो ग्रेविटी होगी कम होगी, परंतु उसके जितने पर नजीक आ जाएगी उसके बाद क्या होगी भाई साहब, ग्रेविटी ज्यादा होगी, चपकने बाद तो है ही भाई साहब, चपक जाएगी, इसका मतलब वही धरती वाला सीन हो गया, ऐसे आ रही है, और यहाँ जाने के बाद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी भाई साहब, ज्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आप होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इतना समय नहीं है पूरा पूरा समझाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन नंबर 13, किसी तत्व के रासायनिक गुणों जो गुण होते हैं तय करता है, मतलब किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में जो मेन कारण होता है वो कौन सा है भाई, प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगी, न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगी, या उपयुक्त सभी, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों, आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत अच्छे। देखिए क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, वो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, क्या होता है, तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है दोस्तों, उसके इलेक्ट्रॉन का नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, तय करते हैं उसकी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है, भाई साहब आपने कभी देखा होगा पुरानी कागज जो हो जाती है वो थोड़ा सा जो पेपर होता है वो कैसा हो जाता है, भूरे व्हाइट कलर का हो जाता है थोड़ा सा, तो किस कारण होता है, लगातार प्रयोग करने से, आप लगातार उसको यूज कर रहे हैं, धूल जम जाने के कारण, आपने रख रखी है उस पर धूल जम रही जिस कारण, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण, या सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, अपघटन हो जाता है, या फिर किताब के पेज की क्वालिटी कम होने के कारण, जल्दी से बताइए। बहुत से बच्चे तो यही कहेंगे जी किताब की पेज की क्वालिटी है वो कम हो गई है, इसी वजह से वो वाइट हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको पता है जो बुक बनती है वो किससे बनेगी, ये तो सबसे पहले एक बताओ, बुक जो बनती है लकड़ी से बनेगी, है ना, पेड़ से बनती है, और देखो पेड़ में ही होता है आपका सेल्यूलोज, क्या होता है, सेल्यूलोज, ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, जो आपकी पुरानी किताबें होती है उसका कागज कैसा होता रहता है, भूरे कलर का हो जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, मतलब कि केमिकल चेंजेस, क्या बताना है, केमिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज बताना भाई, जल्दी से बताइए। देखिए ध्यान रखें, केमिकल चेंज होने पर ऐसा होता है, केमिकल चेंज होने पर आपका जो एंड में उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, अब मान के चलो आपने भोजन पचा दिया, तो पचा हुआ भोजन आपको दोबारा यूज में आ सकता है, नहीं आ सकता। आपने किसी लकड़ी में, चलो वो तो चीज छोड़ो, आपने मान के चलो आपका दूध है और दूध जम गया, है ना, वो दही के रूप में कन्वर्ट हो गया, क्या आप दोबारा दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते, नहीं ना बना सकते ना। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल चुकी है, ठीक है, परंतु आप क्या करते हो, मोमबत्ती का पिघलना और जलना दो अलग अंतर होते हैं। जलना क्या है, आपका क्या हो गया, केमिकल प्रोसेस, परंतु जो आपका पिघलना होता है वो कौन सा होता है, फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ध्यान रखना भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट, लोहे पर जंग लगना, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ जाना, गीली मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, या फिर नमक का पानी में घुलना, जल्दी से बता दीजिए। आंसर सीधा सीधा है सर जी, यदि लोहे पर जंग लग जाएगा तो एक रासायनिक अभिक्रिया है भाई साहब, लोहे पर जंग लग जाए, जल्दी से बताइए, लोहे पर जंग लगने पर उसका भार घटेगा, बढ़ेगा, बराबर रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों, वेरी गुड। तो लोहे पर जंग लगने से भार जो होता है दोस्तों, भार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है, ऑक्सीजन प्लस इसकी ह्यूमिडिटी के कारण वो क्या होता है, इसमें जंग लग जाता है और उसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का
प्राकृतिक स्रोत नहीं है, नेचुरल सोर्स नहीं है भाई साहब जिससे विटामिन ए मिलेगी? आम, पपीता, दूध, गाजर। जल्दी से बताइए, आम, पपीता, दूध, गाजर। वैसे तो सभी नेचुरली हैं, पर जल्दी से आंसर बताइए। भाई साहब वीडियो अच्छी लग रही हो अपने भाई दोस्त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है जी। हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपको लगातार 5 से 6 दिन बचे हैं, पूरा का पूरा आपको वीडियो दी जाएगी, ठीक है जी। पूरा का पूरा डाटा दिया जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो भाई आम तो है, पपीता भी है, गाजर भी है, तो दोस्तों क्या होगा इसका? दूध। देखिए भाई साहब ध्यान रखें, दूध को आपका संपूर्ण आहार नहीं कहा जाता है, ध्यान रखें, ठीक है जी, क्योंकि विटामिन सी भी नहीं होती है दूध में, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें जो आएगा प्योरिटी क्या होगा? दूध होगा, ठीक है जी। तो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है दूध। सबसे अच्छा स्रोत बताना, सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है विटामिन ए का? तो वो होता है, क्या होता है दोस्तों? वो होता है गाजर। क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है? दूध। तो विटामिन कौन सा है? ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो वो दूध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पेलाग्रा एक बीमारी होती है, पेलाग्रा बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, पेलाग्रा जो बीमारी होती है ये किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी, विटामिन बी3, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी से बता दो दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो विटामिन जो आपका कौन सा होता है? विटामिन बी3, इसकी कमी से एक डिसीज होती है, इसको हम बोलते हैं पेलाग्रा। विटामिन सी का मैंने बताया स्कर्वी होती है, विटामिन डी का मैंने बताया सर्जिकल कैट्स होता है, ठीक है। और विटामिन बी का बता दीजिए कौन सी बीमारी होती है, ठीक है जी। चलिए रासायनिक नाम बताइए, विटामिन बी का नाम क्या होता है? रासायनिक नाम तो होता है थाइमिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम बता दीजिए क्या होता है दोस्तों, जल्दी से। विटामिन बी3, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, थाइमिन, राइबोफ्लोविन, या नियासिन, या पेंटाथोनिक एसिड। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप देखो कि आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों, क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं। जब आपको कुछ नहीं पता है ना, फिर बेकार बात है भाई, क्योंकि पेपर बहुत नजीक है और आप ये सोचते हो कि सर जी हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई, मेहनत करिए, ठीक है। यदि जो बच्चा चाहता है ना 6 से 7 दिन में, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि? तो पीसा की मीनार होती है वो थोड़ी सी क्या होती है? झुकी जो होती है, वो गिरती क्यों नहीं है भाई साहब? क्या होता है ऐसा? वे शीर्ष भाग से पतली हो गई हैं, उनका गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति में है, वह गुरुत्व केंद्र बल के कारण सीधी खड़ी हुई है, या ये सभी? जल्दी से बताइए। एक सेंटर होता है बेटा, सेंटर मास होता है, ठीक है, एक केंद्र की ओर एक बल होता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा ये क्या होता है? वह गुरुत्व केंद्र बल के कारण क्या होती है? सीधी खड़ी हुई दिखाई देती है, इसी वजह से वो गिरती नहीं है, ठीक है जी। कभी मत लगा देना पतली हो जाती है, गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति में होता है, निम्नतम नहीं होता भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पैरासूट देखा होगा आपने, पैरासूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि इस ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? ठीक है, या इस ऊंचाई से एक ऊंचाई से मान के चलो भाई साहब, एक पैरासूट जो होता है उस पैरासूट भी गिराया गया और उसी ऊंचाई से एक पत्थर गिराया गया है, तो कहना चाह रहा है यही, तो पत्थर तेजी से गिरता है, पैरासूट धीरे गिरता है, ऐसा क्यों है? तो नॉर्मल सी बात है, ये तो बता ही देगा बच्चा। क्या होता है? पत्थर पैरासूट से भारी है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है पैरासूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। चलिए थर्ड पढ़िए। पैरासूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है? ऐसा तो कुछ नहीं है। उपरोक्त से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा? आपको पता है सर जी, पैरासूट का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। और भाई साहब फिर जब वो आ रहा है तो वायु का भी तो प्रतिरोध करेगा, वायु को जो हवा होगी उसको भी तो प्रेशर लगाएगा भाई, उसका इतना बड़ा एरिया है और पत्थर का इतना से एरिया है, वेट दोनों का बराबर हो, तो भाई साहब कौन सा पहले आ रहा है? इसका मतलब पत्थर पहले आएगा, क्योंकि उसका एरिया क्या कम और उसका पैरासूट का क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखें भाई साहब, ये ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? सेकंड होगा दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस कारण होता है? भाई सूर्य पर जो ऊर्जा बन रही है वो किस कारण बन रही है? नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय विखंडन के कारण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या अवकरण प्रक्रिया द्वारा? सभी को पता होगा इसका। तो जो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है वो सर जी कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन, है ना। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फिजन होता है। तो ध्यान रखना, इसमें हाइड्रोजन होती है, ठीक है जी। कौन कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन मेरे दोस्तों, प्लस में कौन सा होता है? हीलियम, ठीक है। इन दोनों गैसों का मिश्रण होता है जिससे होता है नाभिकीय संलयन दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तारों की अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का कारण क्या है? तारों की जो अक्षय ऊर्जा होती है के स्रोतों का कारण क्या है? भाई हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थ का खर्च,
या फिर ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई साहब, आंसर दीजिए भाई दोस्तों, जल्दी से फटाफट इसका, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर? इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन जो होता है, तो क्योंकि सूर्य में एक तारा है ना, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का फंडा आ रहा है, तो ध्यान रखें, हीलियम का हाइड्रोजन परिवर्तन नहीं, हाइड्रोजन का हीलियम परिवर्तन जो होता है वो तारों की अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। सभी जो जीवधारी होते हैं उनको क्या होती है? 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रमुख मात्रा में आवश्यक है, मतलब ऐसी कोई धातु बतानी है जो प्रमुख मात्रा में जरूरी होती है, कौन कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर के लिए बता दो, जीवधारी के लिए बता दो। कौन सा होगा? पोटेशियम होगा, मैग्नीज होगा, कैल्शियम होगा, सल्फर होगा। ठीक है जी। सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, मैग्नीज होगा, तांबा होगा, या फिर पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा और कैल्शियम होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? पोटेशियम भी होगा, सोडियम भी होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है जी, इन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है एक जीवधारी के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भोजन वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? मतलब कि आप भोजन खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, जो भी फैट आप खा रहे हो, इन सभी के अंदर जो प्रति वर्ग जो आपकी कैलोरी जो होती है किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? जैसे आपने प्रोटीन खाया तो उसके 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी की होती है? ठीक है, ऐसे आपने प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट्स लिया, कार्बोहाइड्रेट्स में कितना होता है, ऐसी फैट में कितना होता है? तो ध्यान रखना, भोजन वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक जो होती है दोस्तों वो किसमें होती है? वो होती है दोस्तों फैट में। किसमें होती है? फैट में। लगभग कितनी होती है? 9 के आसपास। ठीक है जी, तो कितनी होती है? 9। परंतु कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 4.2, और प्रोटीन की बात करें तो वो भी कितनी होती है? 4.2 किलो कैलोरी होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, 1 ग्राम में। प्रति वर्ग किस में ज्यादा होती है? वसा में, मतलब फैट में होती है। ठीक है, आपको हीट रखने का काम करती है, बॉडी को गर्म रखने का काम करती है, कंबल का भी काम करती है। कौन? फैट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? मतलब कि 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में ऐसे फेंक रहे हो, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हो आप, तो ये कह रहा है कि भाई साहब तो क्या होगा? अंतरिक्ष में फेंक रहे हो तो वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी। फर्स्ट सेकंड देखिए, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी। चलिए, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह फट जाएगी। तो सीधी सी बात है सर जी, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, 8 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से फेंक रहे हैं भाई साहब, तो ध्यान रखना वो पृथ्वी पर वापस आकर गिर जाएगी। परंतु यही ये कह देता ना कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जा रहा है, तो भाई साहब फिर आपका आंसर पता क्या है? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाती, पृथ्वी पर वापस नहीं आती। ध्यान रखें, क्योंकि जो पलायन वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी होती है, वो कितनी होती है दोस्तों? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ध्यान रखें, तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब? कोई भी चीज आप फेंकिए वो नीचे ही आएगी, सीधी सी बात है। किसी भी रफ्तार से फेंकिए, परंतु इस रफ्तार से फेंकोगे ना तो भाई साहब फिर वापस नहीं आएगी, फिर वो क्या चली जाती है? ऊपर ही चली जाती है। जिसका मतलब आपके रॉकेट जो होते हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पलायन वेग। क्या बोलते हैं? पलायन वेग या फिर एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी दोस्तों। ठीक है जी, ध्यान रखें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण आशय है जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन होता है, उसका क्या आशय होता है? ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का निर्माण हो सकता है, ऊर्जा का निर्माण और विनाश होता है, मतलब ऊर्जा का निर्माण भी हो सकता है, उसको खत्म भी किया जा सकता है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ना तो क्या कह रहा है भाई, ऊर्जा का सृजन नहीं होगा परंतु विनाश हो जाएगा। निर्माण तो नहीं कर सकते परंतु खत्म कर सकते हो। उसके बाद कह रहा है फोर्थ, ऊर्जा का न तो निर्माण हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। भाई साहब वही है, एनर्जी कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी मेक। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। ध्यान रखना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर तो किया जा सकता है परंतु उसको खत्म या बनाया नहीं जा सकता है। जैसे कि आपने पता होगा मोमबत्ती होती है, मोम जलता है, तो ध्यान रखना आप किस लिए जलता है? आपको हीट के लिए, प्रकाश के लिए। जैसे मान से आपका लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? उसको ध्वनि ऊर्जा में, मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हुई और किसमें? ध्वनि ऊर्जा में, तो उसमें ध्वनि के लिए चलता है और भीतर से क्या आ रहा है? करंट आ रहा है।
और माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन क्या करेगा, हेलो आप बोल रहे हो तो ध्वनि ऊर्जा को और वो कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, उल्टा होता है, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है, जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों। चमगादड़ होते हैं ना, बैट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए चमगादड़ जो होता है एक मैमल्स भी है, क्या है, एक मैमल्स भी है दोस्तों, ठीक है। मैमल्स जो होते हैं तो हम बोलते हैं स्तनपायी जीव है ना। ये बच्चे देती है, बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसे कह सकते हैं। कान बाहर की तरफ होते हैं इसके। ये आपकी वेव्स होती है कौन सी, परासर्व्य तरंगों को निकालने का भी काम करेगी। अच्छा, क्या है, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, चलिए। अगला है, उनकी आंखें के तारे बड़े होते हैं, चलिए। वे परासर्व्य तरंगें निकालती हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होती हैं, और सभी पक्षी तरंगें निकालते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा आ रहा है सर जी, ये क्या वेव्स निकालती है, परासर्व्य तरंगें निकालती हैं, ध्यान रखना। और ये परासर्व्य तरंगों को सुन भी सकती है, परासर्व्य तरंगों को सुनना और प्लस में निकालना, इसी का काम होता है। एक ऐसा मैमल्स होता है जो परासर्व्य तरंगें निकालता है संसार में, ठीक है, ध्यान रखें भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड मेरे दोस्तों। तो चमगादड़ अंधेरे में क्या करते हैं भाई साहब, परासर्व्य तरंगें निकालती है और उनसे दिशा निर्देश करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पेंडुलम है, एक लोलक है, कि समय अवधि मतलब उसका जो टाइम पीरियड होगा किस पर निर्भर करेगा। जो पेंडुलम होता है, आपने देखा हो घड़ी भी होती है पेंडुलम वाली, तो कहना चाह रहा है कि पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होता है वो किस पर निर्भर करेगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, मास के ऊपर निर्भर करेगा, समय के ऊपर निर्भर करता है, या फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भाई साहब ध्यान रखना, पेंडुलम जो होता है उसकी समावधि टाइम पीरियड जो होता है, उसकी लेंथ को हटा दोगे बढ़ा दोगे तो चीजें घटती बढ़ती हैं। वैसे ध्यान रखना, आपने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करता है मेरे दोस्त, किस पर निर्भर करता है, लेंथ पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई साहब कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शेयर भी करते रहे भाई। ऐसे कथन, निष्कर्ष और कारण वाले बहुत पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देख लीजिए। कथन ए कह रहा है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, मतलब कि प्योरिटी दी जाती है, मतलब पहनने के लिए, मतलब हल्के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में, ये बात तो क्लियर होगी। कारण सेकंड कह रहा है हल्के रंग उसका को कम अवशोषित करते हैं, ऊष्मा, ये उसका नहीं है, ऊष्मा है, क्या लिखा हुआ है, ऊष्मा, हीट जो होती है। तो हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है, इसका मतलब ये हल्का कपड़ा कह दो, हल्का रंग जो होगा वो कम ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ये होगा, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, ये वाला इसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। उसके बाद कह रहा सेकंड, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, मतलब आर जो है ये आर वाला ए का सही स्पष्टीकरण करता है। फिर कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, ये गलत है। उसके बाद कह रहा है ए गलत है और भैया किंतु आर सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई दोस्तों क्या होगा, दिमाग चलाइए इसमें जल्दी से, फटाक से जल्दी आंसर दीजिए कमेंट में। क्या होगा भाई साहब, तो देखिए दोस्तों, ए आर दोनों सही है, बात तो ये भी सही है, बात ये भी सही है। आपको पता है भाई, हल्के कपड़े जो होते हैं उसको गर्मी में वरीयता दी जाती है, भाई साहब लाइट कपड़े पहने चाहिए, और सर्दियों में आपको गहरे कलर के कपड़े, काले कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो डार्क कलर होगा वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है, और जो आपका लाइट कलर होता है वो ऊष्मा को कम अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हल्के रंग जो होता है, हल्का रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है, ये बात तो वही कह ही रहे हैं। तो भाई साहब इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है बात, परंतु किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण, ये वाला इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है जी दोस्तों। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सेकंड आंसर होगा, ठीक है जी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, भाई साहब जहां से मीथेन गैस निकलेगी, CH4 कहां से निकलती है, जल्दी से बता दीजिए। गेहूं के खेत से, कपास के खेत से, मूंगफली खेत से, या धान के खेत से। तो आपको पता है सभी, मीथेन गैस जो निकलती है सभी को पता है, वो धान के खेत से निकलती है। किससे निकलती है दोस्तों, धान के खेत से। ध्यान रखना, मीथेन गैस धान के खेत से जुगाली करते हुए पशु के मुंह से भी निकलेगी, दलदली भूमि से निकलेगी, ठीक है, धान का खेत, दलदली भूमि, ठीक है, कूड़ा करकट वाली जगह से भी निकलेगी, गोबर गैस से निकलेगी, इनसे भी क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित गैसों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतम होने वाले विस्फोटों का कारण है। भाई साहब खानों में जो विस्फोटन होता है, विस्फोट होता है, मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। जल्दी से बताइए कौन कौन गैसों का मिश्रण होता है।
खजाने जो होती हैं उसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है जो विस्फोट होने का कारण है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ध्यान रखना भाई साहब, बहुत से बच्चे हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे, इस तरफ नहीं जाना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होता है वो कौन सा होता है? मीथेन। मीथेन एवं वायु जो होता है, ये आपके जो मिश्र जो खजाने होते हैं उनसे मीथेन और वायु का मिश्रण होता है, जिसकी वजह से विस्फोट होने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? भाई अमीनो एसिड होते हैं ना, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जो होते हैं, ये कहना चाह रहा है अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है भाई साहब? किसका निर्माण करते हैं अमीनो एसिड, किससे बनते हैं ये बताइए। 20 अमीनो एसिड होते हैं, मैंने कई बार आपको बताया 20 अमीनो एसिड होते हैं। ये छोटी इकाई होती है प्रोटीन की, तो ध्यान रखिए इसका आंसर जो होगा क्या होगा? प्रोटीन। क्या होगा दोस्तों? प्रोटीन। जल्दी से कमेंट करके कार्बोहाइड्रेट्स की छोटी इकाई बता दो, लिपिड्स की छोटी इकाई बता दो, विटामिन तो की छोटी इकाई है क्या? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन की सभी की बच्चों कमेंट में बताएं। आप देखें तो सही आपके अंदर कितनी नॉलेज आ चुकी है, बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे ना आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम जो है, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया का तेज या कैटालिस्ट करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन से होते हैं? भाई ये कहना चाह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया का तेज, रासायनिक केमिकल प्रोसेस करनी है, तो कैटालिस्ट करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? एंजाइम होंगे, बैक्टीरिया हो गए, या फिर प्रोटीन होगा? जल्दी से बताइए। लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया, तो ध्यान रखना भाई साहब वो कौन से होते हैं? वो आपके एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। आपको पता है भोजन को पचाने में सभी जो हेल्पफुल होते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, टाइलिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, एरिप्सिन हो गया, है ना, ये सभी क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, जो किससे निकलते हैं? आपके शरीर से, बॉडी से निकलने का काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से और 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो होगा, उसका वॉल्यूम कैसा होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ से, 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक ले जा रहे हैं आप? 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हैं। 10 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म किया जा रहा है, तो बताइए तो उसका आयतन क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, नहीं बदलता है, या पहले घटता है और तब बढ़ता है? जल्दी से बताइए। ठीक है, पानी का घनत्व बता दीजिए, अधिकतम कहाँ होगा? पानी का घनत्व, पानी का सबसे अधिकतम घनत्व कहाँ होता है? ठीक है, ये बता दीजिए। 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों? फ्रीजिंग पॉइंट पानी का 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है चीज? बॉइलिंग, तो बॉइलिंग होता है 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, पहले घटेगा और उसके बाद क्या होता है? फिर जाकर के वो बढ़ता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। आप ऊपर चलोगे तो फिर चेंज, सिस्टम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो पहले घटता है और उसके बाद क्या होगा? बढ़ेगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 34वां क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही रहता है। मतलब मेजरमेंट किया जाए तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, सेम। 40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 40 डिग्री, 34 डिग्री, -40 डिग्री, या फिर -140 डिग्री। जल्दी से बताइए बेटा, इनका फॉर्मूला भी होता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखें। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? -40 डिग्री। क्या होगा? -40 डिग्री होगा। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल मतलब कि जो बैटरियां होती हैं ड्राई सेल वाली, में निम्नलिखित में से किन का विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन देखिए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, या फिर अमोनियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम क्लोराइड। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। जो बच्चा बनता है कि मुझे आता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, आपको पता पड़ जाएगी जी कितनी हम पानी में है। ठीक है, जल्दी से बताइए, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है? जल्दी से। ध्यान रखना दोस्तों, क्या होगा सर? हम बता देते हैं। क्या होगा बेटा? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हेलोजन ग्रुप में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, हेलोजन ग्रुप बता दिए, नट गैसेस में बता दिए कौन सा है भाई साहब? हेलोजन ग्रुप में बताओ पर। हेलोजन ग्रुप में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? क्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, या ब्रोमीन है? सभी को पता चलिए आंसर क्या होगा, सीधा सीधा फ्लोरीन। क्या होगा? फ्लोरीन दोस्तों। क्या होगा? फ्लोरीन होता है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
केसर होता है सूखा मिश्रण किसका, मतलब जो केसर है वो किसका सूखा मिश्रण है? फूलों के बीज बनाने वाले भागों का, पत्ता तने का, पंखुड़ी और जड़ों का, बीज और कलियों का। जल्दी से बताइए, केसर जो बनाया जाता है वो किससे के मिश्रण से बनाया जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए भाई। तो किसका होगा दोस्तों? वो होता है फूलों के बीज बनाने वाले भागों का। ठीक है जी, केसर जो होता है, सूखा मिश्रण जो होता है वो किसका होता है? फूलों के बीज बनाने वाले भाग का होता है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित रेशों में से कौन सा पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? मतलब कि कुछ ऐसे रेशो होते हैं जो तने से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु इनमें से कौन सा ऐसा रेशा है जो तने से प्राप्त नहीं किया जा सकता? देखिए दोस्तों, ऑप्शन है सन, ऑप्शन सेकंड है पटसन, ऑप्शन थर्ड है जूट और ऑप्शन फोर्थ है कपास। जल्दी से बताइए ध्यान करके। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो दोस्तों क्या होता है कपास, क्या होता है कपास? कपास को आप ऊपर से बीनते हो ना, फूल से जो होते हैं उनमें से निकालते हैं कपास को, परंतु सन और पटसन और जूट जो होता है उसके तने से प्राप्त किया जाता है। तब बताया जाता है भाई साहब, जो आपका सन वगैरह होता है उसको कीचड़ विचड़ में डाल करके और फिर उसको गला करके उसको सन को निकाला जाता है। हमारे यहाँ तो नहीं, पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें होती हैं, तो ध्यान रखें। ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा ये होगा कौन सा? कपास। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 39, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। कोई भी कक्ष, अपने कक्ष में एक उपग्रह, एक सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से करता है? किस कारण से हो रहा है वो चक्कर लगा रहा है उसके? देखिए, अब केंद्रीय बल जिसको हम बोलते हैं भाई साहब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसकी कमी और कोई अन्य बल। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत से बच्चे देखिए कहते हैं सर जी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मैंने मान लिया, परंतु देखो यहाँ पर ये भी लिख रखा है इसकी कमी, है ना? तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा, तो जो चक्कर लगाएगा वो अंदर के वो फोर्स होगा, तो उसको कौन सा होगा? अभिकेंद्रीय बल होता है। कौन सा बल होता है दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल होगा। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसको काट देता तो आंसर फिर क्या होता? थर्ड होता। चलिए, तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, बल गुणनफल है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई साहब। बल है जो फोर्स है, फोर्स किसका गुणनफल है? फोर्स का फॉर्मूला किससे बना है ये लगा लो, ये कहना चाह रहा है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भैया। द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, वेग को वेलोसिटी। द्रव्यमान और त्वरण का मतलब कि मास और एक्सेलरेशन का, भार वेट और वेलोसिटी का, वेट और एक्सेलरेशन का। जल्दी से बताइए कमेंट करके मुझे ना, इसका फॉर्मूला लिख के बता दो मुझे, फोर्स का, बल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए दोस्तों, फोर्स बराबर क्या होता है बेटा दोस्तों? मास इंटू एक्सेलरेशन। देख लीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन कहाँ है। देखिए मास मतलब द्रव्यमान, एक्सेलरेशन त्वरण, तो आंसर क्या होगा भाई? सेकंड आंसर हो गया। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 41, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर कैसा होता है? भाई साहब आपने जल में क्या प्रभावित किया है? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया है, प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर कैसा होता है? एक ऑक्सीकारक है, क्षार प्रकृति का है, एक अपचायक है, या एक अम्लीय प्रवृत्ति का होता है? जल्दी से बता दिए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। क्या होगा दोस्तों जल्दी बताओ। वेरी गुड, क्या होगा दोस्तों? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। जब आप जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो प्रभावित करने पर जब बना सोडा वाटर जो होगा वो कैसा होगा? एसिड होता है। कैसा होता है? एसिडिक प्रवृत्ति का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? भाई साहब ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताएं मेरे दोस्तों। नाइट्रिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ये सभी? देखिए HNO3, H2SO4, HCl, सीधे सीधा आंसर आ रहा है। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ये रही, ऑक्सीजन ये रही, इसमें नहीं है सर जी। तो कौन सा आंसर होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा होगा दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई साहब वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, ठीक है जी। और देखो जो बच्चा नया आया है, नया चैनल को देख रहा है, अब वो ध्यान रखे, लगभग से लगभग 10 से 12 वीडियो सीटेट पेपर 2 साइंस की जा चुकी हैं, उनको जाकर भी देखे। बिल्कुल आपके डाटाबेस चीज़ें हैं और चुनिंदा चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये कहीं बाहर से नहीं उठाई है, खुद लिख के ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ये पेपर से रिगार्डिंग चीज़ें हैं सारी, ठीक है जी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा कीटहारी या कीटभक्षी पादप है, मतलब जो जो कीटों को खा जाता है ना, इंसेक्ट को खा जाता है, ऐसा कौन सा पादप है, ऐसा कौन सा पौधा है? ये तो सभी को पता होगा, नाइट क्वीन है, घटपर्णी है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है, या फिर फैशन फ्लावर पादप है? जल्दी से बताइए, सीधे सीधा आंसर है मेरे भाइयों, क्या होगा? ये होगा मेरे भाइयों घटपर्णी। क्या होता है? देखिए आपने सुना होगा पिक्चर प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, ड्रोसेरा वगैरह होते हैं, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? आपके घटपर्णी या सॉरी क्या होते हैं, कीटभक्षी पादप होते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 44, लुकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। भाई लुकेमिया जो है, लुकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, ठीक है, मान लिया जी, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी किस में होगी? किस में बढ़ोतरी होगी भाई? लाल रक्त कोशिकाओं में, श्वेत रक्त कोशिकाओं में, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, हड्डियों में, और प्लेटलेट्स, मतलब जो प्लेटलेट्स उसकी संख्या में वृद्धि होती है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसके आंसर? क्या होगा मेरे भाइयों? तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? सेकंड, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इसका मतलब ल्यूकोसाइट जो होती हैं, जब ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगेंगी तो आपको क्या होने लगता है भाई साहब? आपका कैंसर होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लुकेमिया। क्या बोला जाता है भाई साहब? लुकेमिया। आगे देखिए डीपीटी, जिसको हम बोलते हैं डिप्थेरिया, पैट्यूचिस, वूपिंग कफ, या कह सकते हैं इसको वूपिंग कफ एंड टेटनस का टीका किस बीमारी में लगाया जाता है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, टेटनस तपेदिक, पोलियो, पोलियो डिप्थीरिया तपेदिक, या तपेदिक टाइफाइड पोलियो। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाइयों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से दोस्तों फटाफट से आंसर बताइए। जल्दी से बताइए, तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? आंसर होगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। क्या होगा दोस्तों? डिप्थीरिया और काली काली खांसी, और क्या होगा? टेटनस, जिसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स एक्स किरणें है भैया, क्या है? एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए। जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए, हृदय रोग का पता लगाने के लिए, या फिर धातु को काटने वेल्डिंग करने के लिए, या फिर बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए? जल्दी से बता दो उसका आंसर क्या होगा? एक्सरे किरणों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो एक्सरे किरणों का जो प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, वो बहुमूल्य पत्थर और हीरे की खराबी को पता लगाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों एक्सरे का प्रयोग पता कहाँ है? एक्सरे का दोस्तों किसमें किया जाता है? हड्डी जब क्रैक हो जाती है वहां पे आप क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है एक्सरे किरणों का। एक्सरे किरणों का खोज करता कौन है? रोंटगन। बहुत समय लग जाएगा फिर भाई साहब, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है दोस्तों, बहुत चीजें लग जाएंगी। रोंटगन होती है, एक्सरे किरणें होती है, ठीक है जी। रोंटगन इसका खोज करता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है वो बात की बात है। तो ध्यान रखना है क्या होगा? बहुमूल्य पत्थर हीरो में इसका खराबी का पता लगाने के लिए और हड्डी को पहचान करने के लिए किया जाता है जब हड्डी टूट जाती है। 47 देखिए, चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि वहां चंद्रमा पर गया है व्यक्ति और दो व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, किस कारण नहीं सुन सकते? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है जी। चंद्रमा पर उनके कान कान काम करना बंद कर देते हैं, उनके कान जो होते हैं काम करना बंद कर देते हैं। चलिए, चंद्रमा पर वह विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहन के रहते हैं, इस वजह से नहीं सुनता है। या फोर्थ देखिए, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। भाई साहब सीधी सी बात है, तो चंद्रमा पर वहां वायुमंडल नहीं है, तो सीधा सीधा जब वायुमंडल नहीं होगा तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मेरी आवाज आप तक जा रही है तो कोई ना कोई माध्यम रहा होगा, ध्यान रखें। तो भाई साहब वहां पर वायुमंडल नहीं है ना, हवा है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई साहब, वो हवा और जो ध्वनि होती है वो नहीं जाएगी, तो दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। इनमें से अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में एविलेय है, जो अमोनिया होता है जल में एविलेय, घुलनशील नहीं है। यह गंध रहित है, यह पित्त गैस होती है, या फिर इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है? जल्दी से बताइए भाई दोस्तों, ये जल में एविलेय है, ये गंध रहित है, या फिर पित्त गैस होती है, या फिर ये जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देती है? ध्यान रखना, इसका आंसर सीधे सीधे क्या होगा? ये जलीय विलयन में लाल लिटमस को मेरे दोस्तों क्या कर देती है? नीला कर देती है, जो अमोनिया गैस होती है। ठीक है जी बच्चों, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। बच्चों के बड़े शानदार कमेंट आ रहे हैं भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी मेरे हिसाब से अच्छी चल रही है भाई। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। अगला देखिए 49, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर होता है का क्या मतलब है? गोल्डन आवर का मतलब बता दीजिए। कैंसर के अंतिम चरण में गोल्डन आवर कहा जाता है, कैंसर के अंतिम चरण को गोल्डन आवर कहा जाता है। हृदयघात, जब इंसान को हार्ट अटैक आता है उसके समय को गोल्डन आवर कहा जाता है। गर्भ में शिशु की जानकारी से पहले को गोल्डन आवर कहा जाता है। भाई साहब जानकारी मिलती है तो खुशी होती है।
या वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से पहले एक गोल्डन आवर कहा जाता है? जल्दी से बताइए, आपको लगा होगा भाई साहब, बच्चे बताएं अब इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना भाई साहब, ये लगभग मैंने भी 7 साल पहले क्वेश्चन पढ़ा था। तो गोल्डन आवर वही होता है जब हार्ट अटैक से पहले जो समय होता है उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। हार्ट अटैक आने से पहले, हार्ट अटैक जो होता है ना, तो बोलते हैं हार्ट अटैक, जातीय भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, और हार्ट अटैक जो होता है उससे आने से पहले समय को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर, सुनहरा जो आपका टाइम है। अगला देखिए क्वेश्चन, बताइए भाई साहब, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? जो बीएमडी का टेस्ट होता है, ये टेस्ट क्या करता है भाई साहब, किसकी पहचान करेगा? बोन मैरो डेंसिटी करेगा, या फिर बोन मैरो डिफिशियंसी करेगा, या बोन मिनरल्स डेंसिटी करेगा, या फिर बोन मास्टर डीएक्टिवेटर करेगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों इसका होता है बोन मिनरल्स डेंसिटी। क्या होता है? बोन मिनरल्स डेंसिटी। जो मिनरल्स होते हैं हड्डियों के अंदर, उसकी डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें। चलिए, तो लगभग भाई साहब 50 क्वेश्चन किए, और 50 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो मेरा भाई बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, जिसने कुछ नहीं देखा है, वो लगभग जो मेरे द्वारा सेशन चलाया हुआ है उन क्वेश्चन को, जो एमसीक्यू चले हुए हैं उनको देखता भी रहेगा ना, तो वो लगभग लगभग भाई साहब आपके अपना अच्छा स्कोर कर सकता है। चलिए अब क्लास आपकी कर लेते हैं, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।